गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन। बच्चों, सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबाइए और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाइए बच्चों, ताकि जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। बच्चों, अगर आप किसी चैप्टर को नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। जितना भी चैप्टर हम पढ़ चुके हैं बच्चों, वो सभी यूट्यूब पर अवेलेबल है। बच्चों, आज हमें पढ़ना है मशरूम की खेती अथवा मशरूम कल्चर। तो आइए देखते हैं बच्चों की मशरूम की खेती कैसे होती है ना। तो देखिए, बरसात के दिनों में आपने ज़मीन, लकड़ी तथा पैरा आदि पर सफ़ेद भूरी छोटी छोटी छतरियों के समान संरचनाएं देखी होंगी। ये मशरूम है। तो बच्चों, बरसात के दिनों में जब वर्षा ऋतु होती है तो अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे, लकड़ियों पर मिलेंगे, पैरों पर मिलेंगे। पैरा मतलब आप लोग सभी समझते हैं, जो धान की फसल उगाई जाती है बच्चों, तो धान को अलग कर लिया जाता है और जो शेष भाग बचता है उसे हम पैरा कहते हैं, है ना। तो वही पैरा है बच्चों। तो पैरा और लकड़ी पर सफ़ेद भूरी रंग की छोटी छोटी आप लोग छतरियों के समान संरचनाएं देखी होंगी। इन्हें ही क्या कहा जाता है, मशरूम कहा जाता है। तो ये मशरूम है बच्चों। अलग अलग स्थानों में इन्हें अलग अलग नामों से, जैसे फुटू, खुम्भी, ढिंगरी आदि से जाना जाता है। तो बच्चों देखिए, अलग अलग स्थानों पर, यानी कि अलग अलग जो प्लेस होती हैं, जगह होती हैं, वहाँ पर अलग अलग नामों से मशरूम को जाना जाता है। कहीं पर इन्हें फुट्टू कहा जाता है, कहीं पर खुम्भी कहा जाता है और कहीं पर ढिंगरी कहा जाता है। तो इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है बच्चों। मशरूम एक कवक है। मशरूम क्या है, एक प्रकार का कवक है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, खनिज लवण तथा रेशे प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो रेशे हैं, भरपूर मात्रा है ना, बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, खनिज लवण भी मशरूम में पाए जाते हैं, प्रोटीन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। तो देखिए ये कितना अच्छा है। इनमें सभी प्रकार के विटामिन वगैरह पाए जा रहे हैं, खनिज लवण भी पाए जा रहे हैं। तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है मशरूम। इन्हें विश्व में खाद्य पदार्थों की श्रेणी में एक विशेष स्थान प्राप्त है। तो खाद्य पदार्थों में इसलिए बच्चों, क्योंकि मशरूम को खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखे हैं, जिसमें विशेष स्थान प्राप्त है ना, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटीन इनमें पाया जा रहा है, इनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है बच्चों, जो हमारे लिए अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि हमारे लिए इसलिए अच्छी बात है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होती है, विटामिन सी वगैरह की कमी होती है, तो मशरूम खाने से वो विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारी प्रोटीन की कमी को कंप्लीट कर सकता है मशरूम खाने से, है ना। तो मशरूम को गेहूं का भूसा, पैरा, खुट्टी या अन्य माध्यम में मशरूम के स्पॉन, बीज मिलाकर बनाया जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार से मशरूम को गेहूं का भूसा में, है ना, आप सभी जानते हैं गेहूं, उसका जो भूसा होता है, और पैरा, खुट्टी या अन्य माध्यम में मशरूम के स्पोन यानी कि बीज मिलाकर बनाया जाता है। व्यावसायिक रूप से हमारे देश में मशरूम के दो मुख्य किस्मों की खेती की जाती है ना बच्चों। यहाँ पर व्यावसायिक रूप से, यानी कि मशरूम की खेती की जाती है, उन्हें व्यापार करने के लिए, बेचने के लिए, है ना, व्यवसाय किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, दो मुख्य किस्म होती हैं, खेती की जाती हैं दो मुख्य किस्मों से। कौन कौन से किस्म से, तो यहाँ पर देखिए, ढिंगरी, है ना, ढिंगरी मशरूम एवं सफ़ेद बटन या ऑयस्टर मशरूम। तो यहाँ पर देखिए, दो किस्म के आपको मशरूम दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहे होंगे, ऑयस्टर मशरूम और एक ढिंगरी मशरूम, ठीक है। तो गेहूं के भूसे अथवा पैरा, खुट्टी, जिसे माध्यम कहते हैं। तो ये क्या है, एक माध्यम है ना। ये जो गेहूं के भूसे हैं, ये जो पैरा की खुट्टी है बच्चों, ये एक माध्यम है ना। इनके माध्यम से क्या किया जाता है, मशरूम की खेती की जाती है।
तो देखिए यहाँ पर जो पैरा की खुट्टी है, गेहूं की भूसे हैं को पानी में 14 से 20 घंटे भिगोने के पश्चात 2 घंटे तक उबालते हैं, है ना। इन्हें क्या किया जाता है, 14 से 20 घंटे भिगोने के पश्चात, यानी कि भिगोने के बाद क्या किया जाता है, उबाला जाता है, अथवा कवकनाशी एवं जीवाणुनाशी द्वारा उपचारित करते हैं। क्या करते हैं, उपचारित करते हैं, है ना। पानी को निथार कर निथारना मतलब आप सभी जानते हैं, पानी को अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो निथार कर माध्यम में मशरूम के स्पॉन यानी कि बीज मिलाकर पॉलीथीन की थैलियों जिनमें छोटे छोटे छेद कर दिए गए हों में भर देते हैं। इसे एक कमरे में जिसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो रख देते हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गेहूं के भूसे होते हैं या फिर पैरा की जो खुट्टी होती है, छोटे छोटे होते हैं बच्चों, जो पैरा होते हैं उनके छोटे छोटे, खुट्टी किसे कहा जाता है आप सभी जानते हैं, जो छोटे छोटे उसके खुरदुरे बचे होते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से क्या किया जाता है, जो बीज होता है मशरूम का, है ना, स्पून होता है, उसको इसमें मिला दिया जाता है ना, और पानी में भिगो दिया जाता है कम से कम कितना, 14 से 20 घंटे। भिगोने के बाद पानी को क्या कर लिया जाता है, निथार लिया जाता है, यानी कि अलग कर लिया जाता है, और इसको क्या किया जाता है, कवकनाशी एवं जीवाणुनाशी द्वारा उपचारित किया जाता है। बीज को क्या किया जाता है, उपचारित किया जाता है। फिर देखिए मशरूम के पहले गेहूं और खुट्टी को उपचारित किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, पानी में भिगो दिया जाता है और पानी को निथार लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और जब उबालते हैं बच्चों तो उबालते हैं तो भी उपचारित होता है, और नहीं तो क्या किया जाता है, कवकनाशी एवं जीवाणुनाशी द्वारा भी उपचारित करते हैं। फिर उसके बाद पानी को निथार कर अलग कर लेते हैं। फिर उसके बाद में क्या किया जाता है, देखिए मशरूम को जो बीज होते हैं मशरूम के, जो स्पॉन होते हैं, उसे मिला लिया जाता है ना, मिलाकर पॉलीथीन की थैलियों में जिनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पॉलीथीन होते हैं बच्चों, उनमें क्या कर दिया जाता है, छोटे छोटे छेद बना दिया जाता है, और फिर उसमें डाल दिया जाता है ये जो भूसे होते हैं, उनमें जो स्पॉन को मिलाए हुए रहते हैं उसे डाल दिया जाता है, ठीक है, भर देते हैं। देखिए इसे एक कमरे में जिसका तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, है ना, जिसका तापमान 20 से 25 सेंटीग्रेड हो, तो वहाँ रख देते हैं। 2-3 सप्ताह में पूरा माध्यम सफ़ेद दूधिया रंग के पिंड में बदल जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 सप्ताह बाद देखते हैं तो क्या होता है, तो जो उसका रंग होता है वो कैसा होता है, दूधिया रंग का हो जाता है, एकदम वाइट हो जाता है बच्चों, पिंड में बदल जाता है, वाइट रंग के पिंड में बदल जाता है। इस अवस्था में पॉलीथीन को अलग कर लेते हैं, है ना। जब वाइट पिंड में बदल जाता है तो इस अवस्था में क्या किया जाता है, पॉलीथीन को अलग कर लिया जाता है और पिंड को सुतली की सहायता से लटका दिया जाता है, यानी कि लटका देते हैं सुतली की सहायता से। 2 से 3 दिनों में इससे छोटी छोटी गोल दाने के समान रचनाएं निकल आती है, जो 5 से 7 दिनों में पूर्ण छतरी के रूप में विकसित हो जाती है, जिन्हें तोड़ लिया जाता है। यही मशरूम है। तो बच्चों मशरूम की खेती किस प्रकार से की जाती है, बहुत ही आसान है बच्चों, घर में भी ये कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, बिल्कुल आप लोग घर में खेती कर सकते हैं मशरूम की खेती, और देख सकते हैं किस प्रकार से मशरूम दिखाई देता है, वो कैसे ग्रोथ करता है, आप सभी उनकी स्थितियों को जान सकते हैं, और 2 से 3 सप्ताह में ही निकल आते हैं बच्चों। तो बिल्कुल ये बहुत ही ईजी है, घर में भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 से 3 दिनों में इनकी छोटी छोटी जो गोल दाने के समान रचनाएं होती हैं वो भी निकल आती हैं, जो 5 से 7 दिनों में क्या होती है, पूर्ण छतरी के रूप में विकसित हो जाती हैं, है ना। उनकी जो संरचनाएं होती हैं वो छतरी के रूप में, आप लोग सभी जानते हैं छतरी कैसा होता है ना, उसी प्रकार से मशरूम भी दिखाई देता है, आप सभी जानते हैं। तो वो छतरी का रूप में विकसित हो जाती हैं, कितने दिनों में, 5 से 7 दिनों में, ठीक है, जिन्हें तोड़ लिया जाता है, यही मशरूम है। मशरूम की कई प्रजातियां विषैली होती हैं, है ना, कुछ मशरूम की प्रजातियां होती हैं बच्चों वो विषैली होती हैं,
है ना, उन्हें नहीं खाया जा सकता। अतः इनकी खाने योग्य प्रजातियों को अपने शिक्षकों अथवा जानकार व्यक्तियों की सहायता से पहचान कर ही इसे उपयोग में लाना चाहिए। तो बच्चों, जो मशरूम की प्रजातियां, कुछ प्रजातियां होती हैं जिन्हें खाया जाता है, बहुत ही उनमें प्रोटीन पाया जाता है। कुछ ऐसी मशरूम की प्रजातियां होती हैं जिन्हें खाया नहीं जा सकता है। वो क्या होती हैं, बहुत ही विषैले होती हैं, है ना। तो यहाँ पर आप लोग जब भी मशरूम की खेती करेंगे या फिर कहीं आपको मशरूम दिख रहे हैं, अगर वहाँ से उठा कर ला रहे हैं, तो आप लोग अपने घरों में अपने शिक्षकों से, अपने माता पिता से ज़रूर पहचान कीजिए कि ये कौन सी मशरूम है, ये क्या खाने योग्य है या नहीं है, या फिर विषैला वाला है। तो आप लोग उसको तभी उपयोग में लाइए जब आपको उसके बारे में पता हो कि कौन सी वाली मशरूम है, विषैली है या फिर अच्छी वाली मशरूम है जिसको खाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं 13.4 फसल समुन्नति। ठीक है, तो फसल समुन्नति के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें सिंचाई, खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियां अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना है। इसी प्रणाली को किस्मों का सुधार अथवा फसल समुन्नति कहा जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर देख रहे हैं कि फसल समुन्नति मतलब क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है। तो जो सिंचाई है बच्चों, है ना, पानी हमारे खेतों में पानी की आपूर्ति, पानी की जो कमी होती है ना, फसल को, तो सिंचाई किया जाता है, उनकी आपूर्ति की जाती है। सिंचाई, फिर खाद डाला जाता है बच्चों उनकी अच्छी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, फसल के लिए, है ना। तो खाद, उर्वरक तथा उन्नत कृषि पद्धतियाँ, है ना, जो हम लोग कृषि पद्धति पढ़े हैं बच्चों, तो उन्नत कृषि पद्धतियाँ अपनाकर खाद्यान्नों का उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। और उत्पादन बढ़ाने का दूसरा उपाय उन्नत किस्मों का विकास एवं उपयोग करना। इसी प्रणाली को क्या कहा जाता है बच्चों, किस्मों का सुधार अथवा फसल समुन्नति कहा जाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों 13.5 जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ। तो जंतुओं से कौन कौन से प्राप्त होते हैं बच्चों खाद्य पदार्थ, उनके बारे में हम देखेंगे। मनुष्य अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति फसलों के अतिरिक्त विभिन्न पशुओं तथा जंतुओं से करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मनुष्य हैं अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, फसलों के अतिरिक्त क्या करते हैं, विभिन्न पशुओं तथा जंतुओं से करते हैं, है ना। शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है, जो हमें दालों के अतिरिक्त दूध, अंडे तथा मांस से प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कि मनुष्य अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते हैं, फसल के अतिरिक्त जंतुओं से भी अपना जो भोजन है उनकी पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं बच्चों कि शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है, और प्रोटीन कहाँ से मिलती है बच्चों, दाल से मिलती है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कि दाल के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ से हमें प्रोटीन प्राप्त हो सकती है। तो देखिए, दूध से, अंडे से, मांस से प्राप्त होती है। हम उन सभी पशुओं को पालते हैं जिनसे हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे कि देखिए, दूध के लिए हमें गाय को पालना पड़ता है बच्चों, है ना। बहुत लोग मुर्गी पालन भी करते हैं जो अंडे प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बच्चों, ऐसे पशुओं को क्या किया जाता है, पाला जाता है, जिनसे हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। वैज्ञानिक तौर तरीके से पशुओं की देखभाल एवं पालने की विधि को ही क्या कहा जाता है, पशुपालन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपने भोजन की प्राप्ति के लिए और भोजन की पूर्ति के लिए, है ना, क्योंकि विटामिन के लिए दाल के अलावा कुछ और भी लेना है, जैसे दूध लेना है, अंडे लेना है। मांस प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, पशुओं को पाला जाता है। तो पशुओं को पालने के लिए बच्चों कौन सा जो तरीका है अपनाया जाता है, तो वैज्ञानिक तौर तरीकों के द्वारा पशुओं की देखभाल की जाती है, और पालने की विधि को ही क्या कहा जाता है बच्चों, पशुपालन कहते हैं, है ना।
तो आइए कुछ जंतुओं को पालने की विधियों तथा उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों के बारे में जानें। कि कुछ जंतु हैं बच्चों, उनको पालने की विधि के बारे में हम जानेंगे कि कैसे, किस विधि के द्वारा उनको पाला जाता है, उनसे प्राप्त होने वाले जो उत्पाद हैं, कौन से उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों 13.5.1 दुग्ध उत्पादन, यानी कि दूध का उत्पादन है ना, किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कौन से जंतुओं से होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ ये देखते हैं। हमारे देश में गाय तथा भैंसों की संख्या सर्वाधिक है ना। हमारे देश में बच्चों जो गाय हैं, भैंसें हैं, उनकी जो संख्या है वो सर्वाधिक है, यानी कि सबसे अधिक है। ये दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, है ना। ये दूध देने वाले क्या हैं, दुधारू पशु हैं। दुधारू पशु से कहा जाता है जो अधिक मात्रा में दूध देते हैं। ठीक है बच्चों, जिन्हें बड़े स्तर पर डेयरी फार्म में पाला जाता है। तो बड़े स्तर पे डेयरी फार्म होता है बच्चों, डेयरी फार्म में पाला जाता है। कृषि से प्राप्त पदार्थों में चावल के बाद दुग्ध उत्पादन का दूसरा स्थान है ना। तो कृषि से प्राप्त जो फसल होते हैं बच्चों, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, तो प्राप्त जो पदार्थ होते हैं जैसे चावल, है ना। तो चावल के बाद जो है दूध उत्पादन का दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान जो है चावल होता है, दूसरा स्थान जो है दूध है ना। तो दूध का स्थान दूसरा है बच्चों। भैंसों के अधिक दुग्ध उत्पादक होते हुए भी गाय दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो भैंसें हैं इनसे भी अधिक दूध उत्पादक होते हैं। जो है भैंसें वो अधिक दूध उत्पादक होते हैं, होते हुए भी क्या किया जाता है, गाय दुग्ध उत्पादन का मुख्य स्रोत है। दुधारू पशुओं के पालन के लिए उनके उचित पोषण, देखभाल, संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो बच्चों जो दुधारू पशु होते हैं उनको पालने के लिए उचित पोषण, उनके जो पालन जब करते हैं तो उनके लिए पोषण, देखभाल और उनकी सुरक्षा यानी कि संरक्षण एवं प्रजनन की आवश्यकता होती है। तो इनके आहार में घास, सूखा चारा जैसे कि पैरा, गेहूं का भूसा, है ना, ये सभी क्या है, सूखे चारे हैं। तो घास, सूखा चारा तथा हरा चारा आदि शामिल हैं। इनके जो आहार है बच्चों, उनके लिए क्या है, पैरा, भूसा जो है, गेहूं है, ये सभी और हरा चारा जो है इनके आहार के लिए शामिल है। आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उसमें सरसों तथा कपास की खली मिलाई जाती है। पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार के साथ साथ समय समय पर पशुओं की सफाई एवं चिकित्सीय परीक्षण भी अनिवार्य है। पेयजल की उपलब्धता तथा पशुगृह का स्वच्छ एवं हवादार होना भी आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए जो चारा होता है पशुओं के लिए, जो दुधारू पशु होते हैं उनके आहार के लिए जो चारा वगैरह खाते हैं, तो उनको और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए उनको और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए सरसों और कपास की खली मिलाई जाती है ना। खली आप लोग सभी समझते हैं, जो सूखा, जब सरसों से तेल निकाल लिया जाता है बच्चों, मस्टर्ड ऑयल को निकाल लिया जाता है, तो जो अवशेष बचता है ना, अपशिष्ट पदार्थ या अवशेष पदार्थ जो बचते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, खली कहा जाता है। तो जो खली होता है उनको मिलाया जाता है और पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार के साथ साथ समय समय पर पशुओं की सफाई यानी कि उनको नहलाना भी पड़ता है बच्चों, और चिकित्सीय परीक्षण यानी कि डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है कि वो स्वस्थ हैं या नहीं है ना। तो ये सभी अनिवार्य है बच्चों। पेयजल की उपलब्धता यानी कि पानी पीने के लिए भी उनको उपलब्ध चाहिए, है ना, उनकी उपलब्धता अच्छे से होनी चाहिए। तथा पशुगृह का स्वच्छ, पशुगृह जो है जहाँ पर वो रहने के लिए जो स्थान बनाया गया है, पशु को पालने के लिए जो स्थान बनाया जाता है, तो जो पशुगृह होता है वो भी स्वच्छ होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, उनमें हवा पर्याप्त मात्रा में पहुँच सके ऐसा जगह होना चाहिए, है ना। तो ये सभी हवादार होना भी आवश्यक है बच्चों।
संकरण द्वारा गाय तथा भैंसों की उन्नत नस्लें विकसित की गई हैं। अधिक दूध देने वाली गायों की नस्लें फ्रेजियन, साहीवाल, होल्स्टीन फ्रेजियन तथा भैंस की नस्ल मुर्रा है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग संकरण से क्या समझते हैं, जैसे कि दो किस्म की गाय हैं, है ना। एक गाय मान लो क्या है, यहाँ पर देखिए गायों की जो नस्लें हैं, एक फ्रेजियन है, एक साहीवाल है, होल्स्टीन फ्रेजियन है ना। तो ये सभी जो, और ये भैंस की नस्ल मुर्रा है, ये भैंस की नस्ल है। तो यहाँ पर दो किस्म के जो मान लो एक गाय है जो बहुत ही अधिक दूध देने वाली है ना। एक गाय है जो बहुत ही अधिक दूध देने वाली है, और एक गाय जो है वो क्या है कि वो बहुत अधिक गर्मी सहन कर सकता है ना। एक गाय जो है वो बहुत ही अधिक गर्मी को सहन कर सकता है पर दूध नहीं दे सकता। तो उनके बीच में क्या किया जाता है, संकरण कराया जाता है। और संकरण के बाद जो उनके चाइल्ड होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एक अच्छे किस्म के गाय प्राप्त होते हैं बच्चों। जैसे कि एक हम लिए थे अधिक दूध देने वाली गाय, है ना, और एक हम लिए हैं जो गर्मी को सिर्फ सहन कर सकता है ना। और तो वो दोनों के बीच में जब संकरण होता है तो जो बच्चे हमें प्राप्त होते हैं बच्चों, वो बच्चे धूप यानी कि गर्मी को भी सहन कर सकती है और अच्छा दूध भी दे सकती है, दोनों, है ना। तो ये अच्छे जो संकरण के पश्चात जो प्राप्त होते हैं चाइल्ड होते हैं, वो अच्छे उन्नत किस्म वाले उन्नत नस्ल के जो गाय हमें प्राप्त होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो गायों की नस्लें होती हैं बच्चों उन्नत किस्म के, इससे क्या होते हैं, अधिक दूध देने वाली भी होती हैं और गर्मी सहन करने वाली भी होती हैं। तो अच्छे किस्म के हमें संकरण के पश्चात जो गाय प्राप्त होते हैं उन्हें अच्छे नस्ल किस्म के विकसित गाय कहा जाता है बच्चों, है ना। तो इसलिए संकरण कराया जाता है बच्चों। संकरण द्वारा गायों तथा भैंसों की उन्नत नस्लें प्राप्त की जाती हैं, विकसित की गई हैं। अब देखिए 13.5.2 कुक्कुट पालन। तो कुक्कुट पालन आप लोग सभी जानते हैं, है ना, जहाँ पर बतख, मुर्गी वगैरह पाला जाता है, इसे ही क्या कहा जाता है, कुक्कुट पालन। पक्षियों को पालना ही कुक्कुट पालन कहा जाता है बच्चों। तो बच्चों हम लोग कुक्कुट पालन और यहाँ पर देखिए मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन, है ना। तो कौन कौन कैसे पालन किया जाता है, पाला जाता है। मत्स्य पालन मतलब मछलियों का पालन होता है बच्चों। मधुमक्खी आप सभी जानते हैं, है ना, मधुमक्खी के बारे में। तो उनको कैसे पाला जाता है, उनसे जो उत्पाद है क्या प्राप्त किया जाता है, शहद कैसे प्राप्त किए जाते हैं। तो बच्चों हम कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन, ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों। आज का आपका होमवर्क है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 रिक्त स्थान दिए गए हैं बच्चों। इनको आपको बताना है कि कृत्रिम रूप से तैयार की जाने वाली जो खाद होती है उन्हें क्या कहते हैं, कौन सी खाद कहते हैं। भूमि को समतल बनाने का कार्य खालिस्तान यंत्र से किया जाता है, तो कौन से यंत्र से किया जाता है, समतल कौन से यंत्र से बनाया जाता है बच्चों। अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है ना। दुधारू पशुओं के आहार को अधिक पौष्टिक बनाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है बच्चों, तथा क्या की खली मिलाई जाती है, अभी हम पढ़े, आप लोग बताएंगे। शहद प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का पालन किया जाता है, तो शहद कहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। तो शहद प्राप्त करने के लिए कौन से किसकी पालन किया जाता है, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। ये आज का होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।